महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में अटके हुए मंत्रिमंडल विस्तार की कई बड़ी वजह हैं, लेकिन इनमें से कुछ खास वजह हम आपको बताएंगे। दरअसल महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बहुत सस्पेंस बरकरार है। इसकी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन हमने एक बड़ी वजह तो आपको सबसे पहले बताई है कई रिपोर्ट्स में। इस रिपोर्ट में हम आपको 5 से 7 बड़ी वजह बताएंगे जिनकी वजह से ये मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक रुका हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो दिखाई पड़ती है वो तो यही है कि कहीं कुछ विधायक नाराज हो गए, दोबारा उद्धव के खेमे में चले गए तो क्या होगा, एकनाथ शिंदे की दावेदारी कमजोर ना हो जाए। और अभी क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां बाकी हैं शिंदे के सामने, और उसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वो असली शिवसेना है। जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता तब तक इस पर कोई बड़ा फैसला लेना बहुत मुश्किल होगा। कुछ कारणों को अगर हम एक एक करके पॉइंट वाइज आपके सामने रखें तो सबसे पहला कारण यह दिखाई पड़ता है कि राष्ट्रपति चुनाव की वजह से कैबिनेट विस्तार में देरी हुई। देश को पहली बार एक आदिवासी राष्ट्रपति मिला। एक आदिवासी चेहरे के तौर पर द्रौपदी मुर्मू की दावेदारी इतनी मजबूत हो गई कि कई गैर एनडीए दल भी एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन करते दिखाई दिए। ये बीजेपी के लिए सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव नहीं था, यहाँ पर विपक्ष का बिखराव भी सामने आया। यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत में खलबली भी देखने को मिली। यशवंत सिन्हा का वो बयान याद रखिए, उनका कहना था कि महाराष्ट्र में सियासी संकट नहीं होता, शिवसेना में टूट नहीं होती तो मुझे ज्यादा वोट मिलते। ये बात यशवंत सिन्हा ने कही है, इस पर हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई है। ये बयान और पूरा जो सियासी घमासान चलता रहा, उससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव को प्राथमिकता दी। एक बड़ी जीत द्रौपदी मुर्मू की दिखानी थी। पहली बार ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक आदिवासी चेहरे को राष्ट्रपति के पद पर बैठाना था। इस काम में बीजेपी सफल रही। इसका पूरा फायदा आगामी चुनाव में, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, इसमें भी बीजेपी उठाती आपको दिखाई देगी। तो पहला कारण राष्ट्रपति चुनाव की वजह से कैबिनेट विस्तार में हुई देरी। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण कारण की। दरअसल एक नहीं, दो नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कुल 6 याचिकाएं इस वक्त लंबित हैं, जिसकी वजह से कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में कुल 6 याचिकाएं लंबित हैं और ये 6 की 6 याचिकाएं जो हैं शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने लगाई हैं। उन्होंने करीब 6 याचिकाएं दायर की हैं ताकि बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया जा सके। साथ ही शिंदे गुट के पार्टी चिन्ह को फ्रीज करने की मांग के जवाब में चुनाव आयोग में कैविएट भी दायर की गई है। यह मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में है। शिवसेना में उद्धव और शिंदे गुट को लेकर 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट में अगली सुनवाई 1 अगस्त को होनी है और इस सब के बीच में चुनाव आयोग क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात रहने वाली है। तो जो सबसे बड़ा कारण दिखाई देता है, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, असली शिवसेना किसकी है और किसके विधायक योग्य, किसके विधायक अयोग्य हैं, ये बात तय करेगी कि किस तरीके से आगे सरकार चलती है। क्या एकनाथ शिंदे की ताकत यही रहती है, क्या उद्धव ठाकरे और कमजोर हो जाते हैं। देखिए, गौर करने वाली बात यह है, जिस अयोग्यता की बात उद्धव ठाकरे यहां से कह रहे हैं, उसी अयोग्यता की बात एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के विधायकों के लिए कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने आदित्य ठाकरे, जो कि एक और विधायक हैं शिवसेना के, उनका नाम उस लिस्ट में नहीं डाला और ये कहा कि हम बाला साहब ठाकरे की इज्जत करते हैं, उनके परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे। बहरहाल ये एक अलग बात है, थोड़ा इमोशनल कार्ड होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि जब तक कानूनी दांव पेच से निकलकर बाहर नहीं आते हैं एकनाथ शिंदे, तब तक बीजेपी भी इस पर कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकती है। महत्वपूर्ण बात, बीजेपी भी एक बड़ा फैक्टर है। बीजेपी ने सरकार बनाने में समय लिया, एकनाथ शिंदे को साथ में लाने में या उनको सपोर्ट करने में समय लिया, बहुत सोच समझकर निर्णय लिया और एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी की सरकार नहीं है, बागी गुट की या शिवसेना की सरकार बनी है, बीजेपी सपोर्ट कर रही है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जल्दबाजी में भाजपा 2019 जैसी गलती फिर से दोहराना नहीं चाहती है। 2019 में कौन सी गलती की थी? अजीत पवार के साथ आनन फानन में देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बना ली थी, रातों रात सरकार बन गई थी। यह सरकार अगले दिन गिर भी गई क्योंकि डैमेज कंट्रोल कर लिया था शरद पवार ने। अजीत पवार अब एकदम तेवर दिखा चुके हैं, वो तो बीजेपी के खिलाफ भी तेवर दिखाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में कोई किसी के साथ नहीं दिखता है और कोई किसी के खिलाफ भी नहीं दिखता है। ये वक्त वक्त की बात होती है और फिलहाल वक्त ऐसा है
कि बीजेपी ने अपने लिए पर्याप्त विधायकों को साथ में जोड़ रखा है। बेशक उसके लिए उन्हें बागी गुट की जरूरत पड़ रही है। अब यह बागी गुट का भविष्य क्या होता है, बागी गुट की निष्ठा क्या होती है, बीजेपी की इस पर भी नज़र है। और बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस कोई किरकिरी नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि सियासत में कभी भी पासा पलट सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा कहा जाता है, और वो भी तब कि अकेले उद्धव ठाकरे नहीं, शरद पवार को भी याद रखिए। शरद पवार भी उनके साथ खड़े हुए हैं। महाविकास अघाड़ी में रहने की बात पहले ही कह चुके हैं, वो निर्णय सही बता चुके हैं उद्धव ठाकरे। तो शरद पवार का दिमाग भी इस वक्त चल रहा है। झटका उनके लिए निजी तौर पर भी है, उनकी सरकार गिर गई, क्योंकि एनसीपी और ये जो पूरी सरकार बनी थी उद्धव ठाकरे की, इसके केंद्र में इसका मास्टरमाइंड शरद पवार को ही माना गया। तो उनकी अपनी हार है, और अब वो लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। बीजेपी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। चौथा बड़ा कारण है शिवसेना में बगावत कर शिंदे गुट में आए ज्यादातर विधायकों के पसंदीदा मंत्रालय पाने की डिमांड की वजह से देरी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप किसी को मंत्रालय देते हैं या नहीं देते हैं, तो यहां पर संतुष्ट और असंतुष्ट का भी एक खेमा तैयार हो जाएगा। जब उद्धव ठाकरे के साथ साथ में रहते हुए असंतुष्टि हो सकती है, तो एकनाथ शिंदे के साथ क्यों नहीं हो सकती है। और उद्धव ठाकरे की भी पैनी नज़र इस बात पर लगी हुई है कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या अलग अलग लोगों को पोर्टफोलियो दिए जाते हैं, तो ज़्यादातर विधायक, क्योंकि सबको बनाना बड़ा मुश्किल है, बीजेपी को अपने विधायकों को भी देखना है। बीजेपी के अंदर असंतुष्टि चंद्रकांत पाटिल के बयान से बहुत स्पष्ट हो रही है। फिर उसके बाद में जब कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा या मंत्रिमंडल बना दिया जाएगा, तब एक और असंतुष्टि देखने को मिलेगी। यही तो लड़ाई थी। एनसीपी के पास मलाईदार पद हैं और शिवसेना के पास नहीं है। इसी बात को कहते हुए एकनाथ शिंदे के साथ इतने बागी विधायक आए थे। अब ये सबके सब बागी विधायकों को संतुष्ट कैसे रखा जाए, नहीं रखा गया। और अगर कोई उद्धव के पास जाता है तो उद्धव की ताकत फिर बढ़ जाएगी। शिवसेना पर एकनाथ शिंदे जो पकड़ बनाते दिख रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ी वजह है कैसे आप सबको संतुष्ट करेंगे, चौथी महत्वपूर्ण वजह। पांचवी बड़ी बात, दोनों पार्टी के कैबिनेट सदस्यों की संख्या पर आम सहमति का अभाव है, इसीलिए कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। जी हां, कितने कितने होना चाहिए वो समीकरण, ये हालांकि ये दोनों कारण मिलते जुलते दिखते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो क्या मिलता है और सदस्यों की संख्या क्या रहती है, ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात। बीजेपी सबसे बड़ा दल, इसके बावजूद उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं देवेंद्र फडणवीस, जो पहले मुख्यमंत्री थे। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब भी क्या समझौता करना पड़ेगा, या मंत्रिमंडल का गठन होगा तब भी क्या समझौता करना पड़ेगा। अभी तो दो लोग सरकार चला रहे हैं, एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। इसमें किसकी चलती है? बीजेपी सबसे बड़ा दल है तो सबसे ज़्यादा मंत्री होने चाहिए, लेकिन सारे के सारे आपको जितने बागी विधायक हैं उनको भी संतुष्ट करना है, वो भी एक चुनौती है। तो ये समीकरण कैसे साधेंगे, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैबिनेट में किसके कितने मंत्री होंगे। बागी गुट जो बहुत छोटा सा है उसके ज़्यादा मंत्री होंगे, या सबसे बड़ा दल रहे बीजेपी और अभी भी सबसे ज़्यादा तादाद में विधायक जिनके उनके मंत्री होंगे। और बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ भी असंतुष्टि देखने को मिल सकती है, सिर्फ बागी गुट में नहीं। छठा बड़ा कारण, बीएमसी चुनाव से पहले भाजपा के क्षेत्रीय और जातीय गणित को साधने की वजह से देरी। अब जो बीएमसी चुनाव है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। भाजपा बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है, और यहाँ पर सत्ता हासिल करना सिर्फ मकसद नहीं था। इससे आगे बढ़कर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे आप आगामी चुनाव, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, या उन सबसे पहले बीएमसी के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन किया जाए। जनता को क्या मैसेज गया, सत्ता परिवर्तन का क्या मैसेज गया जनता को, जनता ने इसे पसंद किया या नकार दिया, ये सब छोटे छोटे चुनाव के नतीजों से तय होता है। और बीजेपी को इस गणित को भी समझना है, अपने विधायकों को संतुष्ट रखना है, सरकार को बरकरार रखना है। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज और छठा जो बड़ा कारण है कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी का। और सातवां एक और कारण जो दिखाई देता है वो है विपक्ष द्वारा इसे दो लोगों की सरकार कहा जाना। विपक्ष द्वारा इसे दो लोगों की सरकार कहा जा रहा है। विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है, और दो लोगों की सरकार तो चलाई जा रही है, लेकिन अभी सुविधा है, अभी परेशानी कम दिखाई पड़ती है। तो दो लोग सरकार चला रहे हैं, एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीजेपी को, एक कर रहे हैं। अब आपको समझ में आएगा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री तो बना दिया, उप मुख्यमंत्री की क्या मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि दो मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे, और एक किसी बड़े कद्दावर व्यक्ति का रहना जरूरी था मंत्रिमंडल में, जो बराबर से दो लोग सरकार चलाएं। ये बात सही है कि महाराष्ट्र में अभी सिर्फ टेक्निकली दो लोग सरकार चला रहे हैं, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। और इन दोनों को अगर माना जाए तो ये दोनों अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक शिवसेना के बागी गुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो कायदे से बीजेपी और शिवसेना के बागी गुट की सरकार चल रही है, लेकिन मंत्रिमंडल का कहीं कोई अता पता नहीं है। तो विपक्ष ने इसे 2 लोगों की सरकार कहा है। 2 लोगों की सरकार से कोई दिक्कत अभी तो नहीं है, लेकिन जैसे ही मंत्रिमंडल की बात आ जाएगी और कई सारे मंत्रियों को पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा, उसके बाद सरकार की परेशानियां बढ़ सकती। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में लगातार देरी देखी जा रही है, और ये देरी आने वाले चुनाव के पहले तक देखी जा सकती है, या कम से कम शिवसेना किसकी है ये फैसला नहीं हो जाता तब तक तो ये देरी बरकरार रहेगी, ये खींचतान बरकरार रहेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।